गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि भारत ने 2 ऑस्कर्स जीते। एकेडमी अवार्ड्स में भारत का रहा जलवा। भारत को आज 2 ऑस्कर अवार्ड मिले। पहला अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को मिला, जिसे गाया है राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव ने। कोरियोग्राफ किया है प्रेम रक्षित ने। फिल्म में MM कीरवानी का है संगीत, तो इसका निर्देशन किया है राजामौली ने। भारत को दूसरा ऑस्कर फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला। इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। यह फिल्म भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा ने बनाई है और इसका निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया है। द एलिफेंट विस्पर्स एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जो एक अकेले छोड़े गए हाथी और उसकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन की बात करती नजर आती है। तो यहां आपको बता दें, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला है द एलिफेंट विस्पर्स। इसमें एक हाथी और उसकी देखभाल करने वाले शख्स की कहानी है और इन सब के बीच धूम नाटू नाटू की है। यह फिल्म काफी मशहूर रही थी और उसका यह गाना कुछ खास मशहूर हुआ। प्रशांत सिसोदिया है हमारे साथ। प्रशांत, अगर देखें तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और पूरे देश के लिए ये एक बड़ा दिन। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने सालों से इंतजार था हिंदुस्तान को कि कब ऑस्कर अवार्ड मिलेगा और आज मिला। तो 2 अवार्ड्स मिले। मैं जैसे कह रहा था कि अवार्ड्स मिले हैं, अभी तक भारतीयों को मिले हैं, लेकिन पूरी तरह से भारतीय किसी काम के लिए नहीं मिले क्योंकि ये जो दोनों, ये डॉक्यूमेंट्री की बात करें या हम RRR की बात करें, ये दोनों पूरी तरह से भारतीय फिल्में हैं। और जैसा अगर बात करें पहले जिन लोगों को मिले तो AR रहमान को जय हो के लिए मिल चुका है, गुलजार साहब को भी जय हो के लिए मिल चुका है, या फिर भानु अथैया जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उनको मिल चुका है। लेकिन उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए काम किया जो शायद जिनके निर्देशक जो है वो विदेशी थे। स्लमडॉग मिलियनेयर की बात करें, AR रहमान को और गुलजार साहब को उसके लिए मिला था, भानु अथैया को गांधी के लिए मिला था। तो लेकिन पूरी तरह से हिंदुस्तानी फिल्म, हिंदुस्तानी प्रोडक्शन की बात करें तो ये दोनों फिल्मों को मिला है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है पूरे देश के लिए। जी सारे। प्रशांत, ये ओरिजिनल सॉन्ग का क्या मतलब है, जरा समझाइए, क्योंकि जो भी गाना बनाता है वो कहता है कि हमारा तो ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी क्या है? तो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी ये है कि कोई भी गाना जो है वो कहीं आप किसी से प्रेरित नहीं हुआ है, इंस्पायर्ड नहीं हुआ है। जैसे हम कहते हैं ओरिजिनल स्टोरी कहते हैं या ओरिजिनल फिल्म बोलते हैं, तो उसी तरह से ओरिजिनल गाना है जो कहीं से पूरी तरह से नई तरह से बनाया गया है, कहीं से इंस्पायर्ड नहीं है या कहीं किसी का रीमेक या रीमिक्स नहीं है। और ओरिजिनल मतलब उसको क्रिएट किया गया है उसी फिल्म के लिए, उसी काम के लिए, उसी को बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी में वो, जैसे इसमें रियाना भी नॉमिनेटेड थी, लेडी गागा भी नॉमिनेटेड थी, तो वो उनके ओरिजिनल सॉन्ग थे, तो उनको बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी में कहा जाता है। इस तरह से करीब 17 कैटेगरीज हैं ऑस्कर में अगर हम पूरी तरह से बात करें, जिसमें करीब 9,500 वोटर्स हैं जो वोट करते हैं। और जो ये 17 ब्रांचेस मैं बोल रहा हूं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनमें एक्सपर्टीज जिन लोगों की है उनको जूरी में रखा जाता है ताकि वो डिसाइड कर पाए कि हाँ ये गाना जो है या ये काम जो है या ये एक्शन है या ये कॉस्ट्यूम है, इसको उसी तरह से वो लोग चयन करते हैं कि हाँ इसको अवार्ड मिलना चाहिए। और जब ये लोग किसी भी चीज को जज करते हैं तो उसमें बहुत बारीकी से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो म्यूजिक जो है, म्यूजिक की मिक्सिंग है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल है या कॉस्ट्यूम है या डांस है। तो ओवरऑल जब अवार्ड दिया जाता है तो वो ओवरऑल सबको, आपने देखा होगा कि इसमें जब स्टेज पे MM कीरवानी गए या सिंगर्स गए, तो ये अवार्ड खाली RRR का नहीं है, जितने भी लोग उस गाने से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये अवार्ड है। शायद प्रशांत, हमारे साथ गिरीश वानखेड़े भी मौजूद हैं, आप चाहें तो उनसे सवाल कर सकते हैं। गिरीश जी, पहला सवाल हम आपसे करना चाहते हैं इससे पहले कि प्रशांत आपसे कुछ पूछें। बताया ये जाता है कि चाहे जूनियर NTR हो या रामचरण हो, ये बेहतरीन डांसर हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के। राजामौली के दिमाग में यही आया कि कोई एक ऐसा गाना बनाया जाए जिसमें अपने इस स्किल में दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए, और यही कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने संगीतकार के सामने भी रखा था और जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं।
जी हाँ, जी हाँ, यही था। और ये तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट सामने आया है। जी। मतलब हम लोगों ने इसके पहले भारत में जितने भी गाने देखे उसमें ज्यादातर दो महिलाएं होती थी। दो पारसमणि का गाना लीजिए या जो भी जितने भी गाने हुए हैं, लेकिन इसमें दो मेल डांसर्स, दो मेल प्रोटेगनिस्ट के साथ गाना क्रिएट करना, और उसमें एम कीरवानी साहब का कंपोजिशन, और उसके बाद चंद्रा बोस का लिरिक्स, ये सारी चीजें बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इस वक्त शॉर्ट वीडियो एप्स ने इसको वायरल कर दिया है। हर जगह पर इसके लिए इस गाने पर लोगों ने परफॉर्म किया, उसकी शॉर्ट रील्स बनाई, और सब जगह ये मौजूद है। और जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग हुई है वो भी एस्ट्रोनॉमिकल है, जबरदस्त है। और ऐसे में इसका ऑस्कर जीतना हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े ही फक्र की बात है। प्रशांत, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं गिरीश में आपसे ये बात कर रहा था कि ये जो गाने की हम बात कर रहे हैं, इस गाने में अगर आप देखें तो बहुत सारे, जैसे मैं कह रहा था, सारे लोगों का गाना होता है ये। और आपने देखा कि रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टेज पर नहीं गए, क्योंकि गाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो म्यूजिक कंपोजर या ये जो जिन्होंने गाया है उनका होता है। मेरे ख्याल में रामचरण और जूनियर एनटीआर के भी पांव थिरक रहे होंगे कि वो भी जाके स्टेज पे नाचे, क्योंकि ऐसा उन्होंने, रामचरण ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था। क्या क्या बोलेंगे आप कि उन दोनों का दिल कितना मचल रहा होगा स्टेज पे जाने के लिए? एग्जैक्टली क्योंकि रामचरण और इन्होंने कहा भी था कि जैसे ही गाना बजता है हमारे पैर थिरकने लगते हैं। और इस वक्त जब इन्होंने देखा कि स्टेज पर किरवानी और चंद्रा बोस जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको भी ये लगा होगा। लेकिन देखिए, पैर उन्हीं के नहीं, पैर पूरे देश की जनता की थिरक रहे हैं। हम जिस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑस्कर इतनी सुबह और जीत, ये दूसरी जीत है। तो पहली बार तो भारत के 3 नॉमिनेशंस, इसमें से 2 जीत, और उसमें से वो गाना जो नातू नातू, जो हमारा फेवरेट गाना है। और हम भारतीय अपने सॉन्ग्स और डांसेस के लिए जाने जाते हैं। हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। और आज जो जीत हासिल हुई है वो हमारी स्ट्रेंथ के कारण हुई है। और इसमें जो स्ट्रेंथ के साथ साथ राजा मौली साहब का अपना विजन रहा है, और साथ ही साथ इन बेहतरीन एक्टर्स का परफॉर्मेंस, और ये सारी की सारी, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग के बाद हुआ है। इसलिए इनको गोल्डन ग्लोब भी मिल चुका है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है। और हमारे देश में ये बॉक्स ऑफिस पे सुपर सक्सेसफुल तो है ही है, दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर भी इसने झंडे गाड़ दिए हैं। और इस गाने ने तो अब इतिहास रच दिया। गिरीश जी, अभी जो सवाल पूछा था प्रशांत ने, उसी में हम एक सवाल जोड़कर और आपसे पूछना चाहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखें तो गीतकार हो, संगीतकार हो, उनकी एक कसक होती है कि गाना हिट होता है तो वो हीरो का हो जाता है, कि शाहरुख खान का गाना है, राजेश खन्ना का गाना है। आज इन दोनों एक्टर्स और डायरेक्टर ने एक बड़ा दिल दिखाया है स्टेज पर, जो जैसा वो बता रहे थे प्रशांत की पैर थिरक रहे होंगे उनके साथ ही, वो जो उन्होंने खुद ना जाने का फैसला किया। अगर वो दोनों फैसला करते कि हम स्टेज पे जाएंगे तो शायद उन्हें कोई रोक नहीं पाता, लेकिन उन्होंने आज दिखाया कि ये गाना आपका है, आपने क्रिएट किया, इसे आपकी वजह से अवार्ड मिल रहा है। बहुत बड़ा जेस्चर है ये, और बहुत ही गजब का जेस्चर है। इसे एक जनरसिटी कहते हैं, इसे एक बहुत बड़ा कहते हैं। और ये मॉडर्न एटिकेट्स है, ये जानते हैं, ये नॉर्म है। ये गाना किसका है? गाना कंपोजर का और लिरिसिस्ट का है। बिल्कुल, आप परफॉर्मर्स हो, लेकिन जब आपको ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में गाना अवार्ड मिलता है तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत मैच्योरिटी है, और इस मैच्योरिटी के दर्शन हमको यहाँ हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमने उन लिरिसिस्ट को और उन म्यूजिक डायरेक्टर्स को हमेशा क्रेडिट दे रहना चाहिए था, जो हमारे देश में नहीं मिला। जैसा कि आपने कहा कि गाना एक्टर का हो जाता है, इस बार गाना किरवानी और चंद्रा बोस का हुआ है, और उन्हीं का रहेगा। बिल्कुल। हिमांशु, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि हम तो ये देख रहे हैं कि एक ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में हम जीत गए। प्रशांत है हमारे साथ। प्रशांत, मेरा सवाल ये था कि जो मुकाबला था वो कितना कड़ा था, कितने बड़े बड़े नाम के साथ टक्कर के बाद हम इस कामयाबी को पाने में कामयाब रहे? देखिए, लेडी गागा और रियाना अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं। आपने भी इनके नाम सुने होंगे, गाने भी सुने होंगे। और दुनिया भर में, मैं कह रहा हूं सिर्फ दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में भी उनके बहुत फैंस हैं। और ये जो लोग हैं, ये गोल्डन ग्लोब्स में भी ये लोग नॉमिनेटेड थे। और आपने रिएक्शन भी देखे होंगे जब गोल्डन ग्लोब जीता था, उसके बाद किस तरह से
जो रियाना है वो उन्होंने वेव करते हुए निकली थी रामचरण को, और जो पूरी टीम थी उनको। तो कंपटीशन अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कंपटीशन में आप देखिए जो कल्चर है बाहर, वो कल्चर फिल्मों में गाने का नहीं है। वहां पे गाना सिंगर का होता है, और जो अभी आप पूछ रहे थे कि एक्टर्स का हो जाता है, वहां गाना म्यूजिशियंस और सिंगर का होता है, और वो गाना उन्हीं के नाम से जाना जाता है और उन्हीं को अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन यहां पे एक गाना जो कि सिंगर कोई और है जो बैकग्राउंड में गा रहे हैं, कोरियोग्राफर कोई और है जो कोरियोग्राफ कर रहे हैं, डायरेक्टर कोई और है फिल्म का, और वो लेके जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उस कल्चर को ब्रेक करना, क्योंकि ये कल्चर, प्लेबैक सिंगिंग का कल्चर, वहां लोगों को नहीं पता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि सॉन्ग एंड डांस जो सीक्वेंसेज हैं वो वहां होती ही नहीं है। दूसरी चीज और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अक्सर जब फिल्म की लेंथ बड़ी हो जाती है तो कहा जाता है भाई गाना कट कर दीजिए। और खास तौर से जब ऑस्कर या किसी अवार्ड के लिए कोई भेजा जाता है किसी फिल्म को, तो गानों को लेके विशेष चर्चा होती है कि भाई ये गाना होना चाहिए। नहीं, जब भी आप देखेंगे जो फिल्में ऑस्कर में जाती हैं, कुछ फिल्मों को जो हाल फिलहाल में जानी शुरू हुई, उनमें गाने आपको नहीं मिलेंगे, और होंगे तो लिपसिंग नहीं होगी, बैकग्राउंड में होंगे, है ना। तो अगर हम बात करें मदर इंडिया की या 2001 में लगान की, तो उसमें बहुत सारे गाने थे। तो लोगों को लगता था कि यार ऐसा ना हो कि गाने हैं इसमें तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज एक गाने ने ही जीत के, स्टैंड अलोन एक गाने ने जीत के ये अवार्ड, ऑस्कर जीतने के बाद ये दिखा दिया कि शायद समझने में लोगों को देरी हुई, मगर समझ में आया कि भाई सॉन्ग एंड डांस कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिंदुस्तानी फिल्मों का, और वो इतना बड़ा हो सकता है कि ऑस्कर लेके आ सकता है। तो प्रशांत, ये कहा जाए कि आगे जब अब फिल्में बनेंगी, गिरीश जी आपसे भी ये सवाल है, तो अब गानों पर, खास करके ओरिजिनलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एक दरवाजा खुला है कि यहां से भी हम इंटर होकर कुछ हासिल कर सकते हैं। और कुछ से मतलब मेरा है कि ऑस्कर जैसी बड़ी चीज, एक बड़ी ट्रॉफी। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि क्या हुआ था ना, पिछले 3 या 4 सालों में OTT के आने के बाद हमारी फिल्मों की लेंथ कम हो गई थी, हमारे 2 घंटे की फिल्म हो गई थी, और ऐसे में 1 या 2 गाने के अलावा ज्यादा नहीं होते OTT पे गाने, जबकि हमारे जैसे इसमें तो 7 गाने हैं इस फिल्म में, लेकिन जैसे हमारी ओरिजिनल फिल्मों में जो पहले बनती थी, 2.5 से 3 घंटे की फिल्म होती थी, उसमें कम से कम 5 या 6 गाने होते थे, 4 गाने तो होते ही होते थे। अब ये सारा का सारा कम हो चुका था। RRR में इन्होंने 7 गाने रखे, उसमें नातू नातू जो है ये सेकेंड रिलीज था उनका गाना, और वो सुपरहिट हुआ, क्योंकि विजुअली बहुत ही कमाल का ग्लैमर था उस गाने में, और कमाल की कोरियोग्राफी थी। लेकिन इसने नया दरवाजा तो खोला ही है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने अपने म्यूजिक सेक्शंस खोल रखे हैं, जिसके कारण कला या बंदिश बैंडिट जैसी क्रिएटिविटी हमको दिखाई देने लगी है। तो गानों और डांस के लिए तो भारत का सिनेमा जाना ही जाता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो एक कम हो गया था मामला, अब ये फिर से उठाएगा। अब फिर से लोग ध्यान देंगे कि अपनी फिल्मों में कम से कम ऐसे गाने रखें जिन गानों के लिए हम 60s और 70s में जाने जाते थे। वो गाने खत्म होते जा रहे थे, अब फिर से RRR के बाद वो दौर नजर आएगा। आप लोग दोनों हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस मंच पर आज खास तौर से नजर आई। उसमें से नजर आई दीपिका पादुकोण ने, उन्होंने भी आज इतिहास रचा। वो ऑस्कर के मंच पर प्रेजेंटर के तौर पर शामिल होने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई। दीपिका ने स्टेज पर नाटू नाटू के लाइव परफॉर्मेंस को प्रेजेंट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर आप नाटू नाटू को नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। दीपिका ने आज के खास दिन के लिए स्पेशल ब्लैक ड्रेस पहना था। स्टेज पर नाटू नाटू के परफॉर्मेंस के बाद वहां मौजूद लोगों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। प्रेजेंटर के तौर पर दीपिका से पहले प्रियंका चोपड़ा और परसिस खंबाड़ा को यह सम्मान मिल चुका है। और सुनते हैं नाटू नाटू के गीतकार चंद्र बोस की पत्नी सुचित्रा चंद्रा की इस सम्मान के मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी। I feel very proud, sir, to see our Kiravani garu and Chandra Bose garu receiving it. The most proudest moment of my life. I was very confident that Bose will get this award. I really thank Rajamouli sir and his wife,
Rama Rajamouli and Kiravani Garu and his wife Valli Garu for making a great team and for choosing Chandra Bose to write this song. अब जिसमें से एक में भारत को निराशा हाथ लगी, बाकियों में उम्मीद बरकरार है। ऑस्कर की रेस से बाहर हुई ऑल दैट ब्रीथ, बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री की रेस से बाहर हो गई है यह फिल्म। नवेलने को बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। जिंदगी खुद एक तरह की रिश्तेदारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, खबर यह है कि यह गाना 90% 2 दिन में शूट हो गया था, लेकिन यहां वहां और बाकी एडिटिंग और बाकी चीजों को सजाकर बनाने में 19 महीने का वक्त लगा। नहीं, मैं आपको बताऊं कि गाने में क्या है कि जो भी जब कोई भी फिल्म बनती है तो उस फिल्म का प्री प्रोडक्शन होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वक्त लेता है और बहुत सारी चीजें प्री प्रोडक्शन में होती हैं। तो जब गाने की बात मैं अगर करूं तो गाने को जो प्रेम रक्षित जो कोरियोग्राफर हैं उनकी जबानी में आपको बताता हूं कि उन्होंने इस गाने के जो जूनियर आर्टिस्ट हैं जो पीछे आपको डांस करते नजर आते हैं उनके साथ उन्होंने 2 महीने की रिहर्सल की। और उसके अलावा जो एस.एस. राजामौली ने मुझे अपने इंटरव्यू में या रामचरण और जूनियर एनटीआर ने मुझे मेरे इंटरव्यू में बताया कि करीब 20 दिन जो है उस गाने को शूट करने में लगे, क्योंकि 7 दिन की तो दोनों एक्टर्स के साथ रिहर्सल की गई थी, जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर के साथ रिहर्सल थी 7 दिन की, और उसके बाद करीब 13 से 14 दिन इनको पूरे गाने को शूट करने में लगे। तो ये टोटल वक्त था जो इस गाने को तैयारी करने में लगे, क्योंकि हम उसको भी नकार नहीं सकते। जो 2 महीने जूनियर डांसर्स जो साथ में पीछे डांस कर रहे हैं उन्होंने जो उनके साथ डांस किया या उसकी प्रैक्टिस की। अभी अगर आपने स्टेज पे देखा हो डांस, तो स्टेज पे भी वही एनर्जी और उसी के साथ लोगों ने डांस किया और लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो इस गाने के लिए जो प्यार है लोगों का, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी, वो आपको देखने में नजर आया होगा। और क्योंकि इस गाने के बारे में लोग इतना सोशल मीडिया पे और सिनेमा हॉल में, पिक्चर अभी वापस से 3 मार्च को रिलीज हुई थी करीब 200 थिएटर्स में, और लोग इसको वहां पे लगातार देख रहे हैं जिन्होंने नहीं देखा। और एक चीज मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब कोई भी फिल्म नॉमिनेट होती है ऑस्कर के लिए या उसको ऑस्कर मिलता है तो दर्शक उसकी तरफ आकर्षित होते ही होते हैं, देखने जाते हैं कि भाई ऐसा क्या था इस फिल्म में या इस गाने में या इस डॉक्यूमेंट्री में जो लोग इसको इतना जो ये ऑस्कर तक पहुंची है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी गोल्डन ग्लोब मिल चुका था और बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे, क्रिटिक चॉइस अवार्ड, कई अवार्ड्स मिल चुके थे इसको, तो उसके बाद जो इस गाने के प्रति जानकारी थी लोगों के लिए या जो इसके लोग इसके बारे में जान गए थे, और फिर अब बहुत से लोग वो होंगे जो इस गाने की वजह से इस फिल्म को देख रहे होंगे या देखी है जब उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा, नॉमिनेशंस के बारे में पढ़ा, और लगातार खबरों में ये फिल्म जब से गोल्डन ग्लोब मिला है, नॉमिनेट हुई है, तब से ये खबरों में आती रही है। शारिक। प्रशांत, एक कैंडिड वो क्या कहते हैं उसको, एडमिशन हम भी करना चाहेंगे। ये फिल्म अभी तक हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन हाँ अब जाकर इसे देखना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और आपको बता दें कि ऑस्कर के रेड कारपेट पर रामचरण और उपासना की जो बातचीत हुई वो भी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। What does it feel like to be representing India? Absolutely. You said it. We are not just coming as RRR team. We are supporting my composer who did 250 films, and he needed this. And all of us are just coming as fanboy moments of these energies and the whole the culture of Oscars. For so long we've been watching it, and coming representing India. It's a responsibility, it's a pressure, and it's excitement at the same time. It's been a pleasure for us actually seeing you look around, taking it all in, the whole experience. But we have to talk about Naatu Naatu. This is it's become a viral sensation around the world, nominated for Best Original Song. How does it feel to see how it's connected with so many people? I don't know, it doesn't feel like it's my song or it's our song anymore. It's the people's song. Yeah. Different cultures, different age groups have owned this, and they're doing a much better job than what we did, I think. And yeah, they are taking this forward. They brought it to Oscars. संसद के बजट सत्र का आज से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। पहले चरण की तरह इस बार भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संसद में टकराव की स्थिति बनती दिख रही है।
इस बार राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान और विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की रेड के मुद्दे पर टकराव की स्थिति है। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस दूसरे चरण में 17 बैठकें होंगी। सत्र में सरकार की प्राथमिकता वित्त विधेयक को पास कराने की है। कर्नाटक के हुबली के धारवाड़ में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे लंदन में। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि लंदन में भारत का लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। यह दुर्भावनापूर्ण है। भारत के लोकतंत्र की जड़ें इतिहास से सींची गई। दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बावजूद कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का भी अपमान कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के कई नेताओं समेत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। धनखड़ ने कहा था, ये देश का अपमान है। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में आखिर क्या कहा था। People don't quite understand the scale of India and its democracy. So, how would you react if a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. जब प्रधानमंत्री ने हमला किया तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि आपने अपने पूर्ववर्तियों की आलोचना करते हुए 9 साल बिता दिए। जब आप कहते हैं कि पिछले 70 साल में कोई काम नहीं किया गया तो आप 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं। मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, आपको अपने बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं हैं। आप निर्माता नहीं हैं, आप सूरज नहीं उगाते। आपकी नीतियों की आलोचना देश की आलोचना करने के बराबर कब हो गई? 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान है। जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है।
और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात? प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। अब खबर उमेश पाल शूटआउट केस की। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक याचिका दाखिल की। शाइस्ता ने कोर्ट में कहा अर्जी में कि मेरे बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं हैं। प्रयागराज पुलिस आज दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। उठ सकता है अतीक के बेटों के लापता होने के रहस्य पर से पर्दा। पुलिस बताएगी एहजम और अबान को कहां रखा है। अतीक अहमद के नाबालिग बेटे हैं दोनों। पुलिस को ने कहा था कि दोनों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है, लेकिन कोर्ट ने पूछा कहां, यह बताइए। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में आज शाम 4 बजे सुनवाई होनी है। यहां आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन पर भी अब 25,000 रुपए का इनाम है उनकी जानकारी देने वाले पर, लेकिन उनके 2 नाबालिग बेटे गायब थे। जब पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसे वहां इधर उधर टहलते हुए पाए गए थे दोनों, इसलिए हमने उन्हें उठाया और बाल संरक्षण गृह में रख दिया। इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई शाइस्ता परवीन की तरफ से और कहा कि हमारे दोनों बच्चों का पता नहीं चल रहा। तो कोर्ट ने कहा बताइए कहां रखा है, उस पर आज सुनवाई होनी है। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। शाइस्ता माफिया अतीक अहमद की पत्नी है और उन पर यह इनाम हत्याकांड से 5 दिन पहले आरोपी शूटर साबिर से मिलने का वीडियो सामने आने के बाद घोषित किया गया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें शाइस्ता परवीन, शूटर साबिर और अतीक अहमद के करीबी बल्ली के साथ नजर आ रही। इस वारदात में शामिल 5 शूटरों पर पहले ही पुलिस ने 2.5 लाख के इनाम की घोषणा कर रखी है। अजय सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अजय, आज सबको इंतजार होगा कि पुलिस ने जो कहा है उसका सबूत वो कोर्ट में पेश करे कि आखिर अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चे हैं कहां। सारिक, देखिए उनके जो दोनों नाबालिग बेटे हैं, जब पुलिस ने कहा था कि 4 मार्च को उनको जो है वो लोग मिले हुए थे, मुझे एक चकिया इलाके के पास मिले थे जिसे हमने बाल संरक्षण गृह में रख दिया था। उन दोनों के नाम है एहजम और अवान। तो अब क्या है कि लेकिन जो उनकी पत्नी है, अतीक की पत्नी है, उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी संरक्षण गृह में मेरे बेटे कहीं मिल नहीं रहे, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो पिछले समय में पुलिस ने फिर अपनी पिछली तारीख को अपनी वही बात दोहराई थी और इस बार अब जो है कोर्ट ने कहा था कि आप वो स्पेसिफिक करके बताइए कि आखिर आपने कहां पर और किस बाल संरक्षण गृह में रखा है। तो आज पुलिस इसका खुलासा कर सकती है और ये पता चल सकता है कि आखिर जो उनके जो दोनों नाबालिग बेटे हैं वो कहां पर हैं और किस बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। तो शाइस्ता परवीन ने जो उनकी जो पत्नी है, उन्होंने जो है इस तरीके से कहा है, हालांकि वो खुद फरार हैं, वो पुलिस उनके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उनका भी एक सीसीटीवी का फुटेज आया था जिसमें वो कुछ शूटरों के साथ दिखाई पड़ी थी। तो उनको लेकर भी पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन इस बीच उनके बेटों को लेकर के आज अदालत में, जिला अदालत में ये बात आ सकती है। अच्छा, जवाब ये दिया गया था पुलिस की तरफ से कि टहलते पाए गए थे, तो अगर कोई टहलता पाया जाएगा तो क्या पुलिस उठाकर ले जाती है? ऐसा इतिहास रहा है। और दूसरा, मैं ये जानना चाह रहा था इन 2 बच्चों की उम्र क्या है? नाबालिग हैं लेकिन किस उम्र के आसपास के? देखिए, इनकी जो उम्र है, जो इनका आधार कार्ड के आधार पर उन्होंने देखा था, तो तकरीबन 17-18 साल, 16-17 साल की उम्र के इस तरीके का कुछ उसमें बताया गया था आधार कार्ड के हिसाब से। तो वो बालिग नहीं माने गए थे दोनों बच्चे जो कहा गया था।
और जहां तक टहलते हुए पाए गए थे तो उनका ये कहना था कि चूंकि इनका कोई घर नहीं था, शाइस्ता परवीन कहीं नजर नहीं आ रही थी, परिवार के लोग फरार थे, अतीक जेल में थे, तो उनके घर के कहीं कोई नहीं था, तो इस लिहाज से उन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा गया ले जा करके। ये बात उन्होंने कही थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चूंकि नाबालिग होने की वजह से हमने इन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा था, लेकिन किस बाल संरक्षण गृह में रखा है, कहां पर है, इसकी तस्दीक के लिए जो एक अर्जी डाली थी उस पर आज स्पेसिफिक रूप से कुछ अदालत में पुलिस बता सकती है। शुक्रिया अजय इस पूरे अपडेट के लिए। मेरठ के एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार का वीडियो कॉल पर रिश्वत मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि क्या इन पर भी बुलडोजर चलेगा। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ना तो आईपीएस अनिरुद्ध कुमार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ना ही मेरठ का कोई भी आला अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है। इस वीडियो को किसी दूसरी जगह का बताया जा रहा है, लेकिन कोई पुष्टि करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस की वसूली के इस वीडियो के बाद क्या बुलडोजर की दिशा उनकी तरफ बदलेगी? क्या फिर फरार आईपीएस की सूची में एक और नाम जोड़कर संलिप्त बीजेपी सरकार यह मामला भी रफा दफा करवा देगी? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। यह है अपराध के प्रति बीजेपी की झूठी जीरो टॉलरेंस की सच्चाई। वहीं मेरठ पुलिस ने ट्वीट कर इस मामले में सफाई दी है। ट्वीट में कहा गया है यह वीडियो 2 साल से ज्यादा पुराना है, जिसका संबंध जनपद मेरठ से नहीं। प्रकरण के संबंध में पूर्व में ही जांच पूरी हो चुकी है। एनडीटीवी इंडिया में आपको हमने 2 घंटे में गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, ऑस्कर से भारत की धूम, मिले 2 अवार्ड। नंबर 2 पर समलैंगिक विवाह को केंद्र का रेड सिग्नल। नंबर 3 पर लंदन से राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी कांग्रेस में तनातनी। नंबर 4 पर दिल्ली से खबर, कुत्तों का आतंक, काटने से 2 बच्चों की मौत। और आखिर में यूपी से खबर, कहां हैं अतीक अहमद के नाबालिग बच्चे, आज खुलेगा ये राज।